मुजफ्फरनगर में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत का सिंघम अंदाज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। यातायात माह समापन कार्यक्रम में उन्होंने पुलिस की परिभाषा बेहद सख्त और फिल्मी अंदाज में समझाई। उन्होंने कहा कि पुलिस आपको रोकेगी भी और जरूरत पड़ी तो आपका इलाज भी करेगी, इसलिए कोई गलतफहमी न पाले कि वह पुलिस को ओवर पावर कर सकता है। एसपी सिटी ने उदाहरण देते हुए बताया कि फिल्मों में पुलिस को कमजोर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में पुलिस की 10 गोलियों में से 9 गोली मुजरिम के पैर में लगती है। यह रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि सड़क पर स्पीड से भागने वाले या गाड़ी में बैठकर खुद को हीरो समझने वाले लोग अगले चौराहे पर बच नहीं पाते। प्रजापत ने फिल्मी सीन और म्यूजिक का हवाला देते हुए बताया कि फिल्मों की दुनिया असलियत से बिल्कुल अलग होती है। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों और सभी कानूनों का पालन करने की अपील की और कहा कि पुलिस व्यवस्था जनता की सुरक्षा के लिए बनी है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर गीता जयंती के अवसर पर पहुंची साध्वी प्राची ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार से 2 महत्वपूर्ण निवेदन किए। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को गीता का पाठ अवश्य करवाया जाए, क्योंकि गीता जीवन को सही दिशा और साहस देती है। साध्वी प्राची ने यह भी कहा कि हर हिंदू घर में प्रतिदिन गीता पाठ होना चाहिए। आतंकवाद पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह श्री कृष्ण ने गीता में असुरों का नाश किया था, उसी तरह आतंकवादियों का भी अंत होना चाहिए। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, नो बेल नो जेल, सीधे 72 हुरों के पास भेजो। उनके इन बयानों की इलाके में व्यापक चर्चा रही। आज गीता जयंती है और गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र वाले महाराज जी, ज्ञानानंद जी महाराज जी ने बहुत अच्छा कार्य पूरे देश में गीता जी के लिए गीता जयंती पर बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हर घर में गीता जी का पाठ किया जाए। मैं आज सरकारों से निवेदन करना चाहती हूँ, गीता जयंती के अवसर पर 2 निवेदन करूंगी। एक निवेदन तो सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं उनको स्कूलों में और जो बेटियां कॉलेज में है उन्हें गीता का पाठ जरूर कराए, चाहे एक लेसन पढ़ाए। उससे बच्चों में साहस बेटियों में बनेगा और बेटियां धार्मिक बनेगी। और दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अध्याय गीता के सुनाए। मेरे भाई, ये कलयुग है। उस समय भी राक्षस थे, अभी भी राक्षस है, आसुरी शक्ति अभी भी है। बलात्कारी के रूप में आतंकवादी, ये सब आसुरी शक्ति तो है, राक्षसी प्रवृत्ति तो है। हिंदुस्तान का खाएंगे और दिल उनके पाकिस्तान में पड़े होंगे, तो ये राक्षसी वृत्ति है कलयुग में। और जैसे मोहम्मद मदनी हिंदुस्तान का खा रहा है, हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय केवल मात्र 6% थे, आज 30% हो गए, फिर भी कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा। तो ये हिंदुस्तान का खा करके, हिंदुस्तान में रह करके, हिंदुस्तान में जनसंख्या बढ़ा करके अब कह रहे हैं हमारा जो है शोषण हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ ऐसे लोगों के लिए ब्रेन मैपिंग और इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। कोई एजेंसी काम नहीं करेगी, केवल इनका नार्को टेस्ट हो जाए, ब्रेन मैपिंग हो जाए और जब उसके बाद सरकार इनको नो बेल नो जेल, सीधा 72 हुरों से इनका मेल करा दे, समस्या खत्म हो जाएगी मेरे भाई। मुजफ्फरनगर में 6 दिसंबर को होने वाली सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर जिला पंचायत सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और सह केंद्र व्यवस्थापक को विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि आयोग के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए और परीक्षा को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व नकल मुक्त कराया जाए। जिले में प्रथम पाली में गणित की परीक्षा के लिए 15 केंद्र और 7000 अभ्यर्थी, जबकि द्वितीय पाली में हिंदी विषय के लिए 8 केंद्र और लगभग 2800 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।
सभी केंद्रों पर सीसीटीवी, पेयजल, शौचालय, बिजली और जनरेटर की व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए। पेपर की ट्रेजरी से सुरक्षित ढुलाई और सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक अनिवार्य बताई गई। बैठक में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक प्रतिनिधि ने विस्तृत जानकारी भी दी। आज LT ग्रेड परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा होना है, जो जनपद के 15 केंद्रों पर 6 दिसंबर को 9 बजे से 11 बजे और 9 बजे से 11 बजे गणित का और 3 बजे से 5 बजे तक हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा होना है। उसमें जो अंतरीक्षक लगाए गए थे, इन्विजिलेटर्स लगाए गए हैं, उनको जिले स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनका प्रशिक्षण परीक्षा केंद्रों पर भी केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा भी कराया जाएगा। और इसके पूर्व सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक सबका प्रशिक्षण जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में करा दिया गया है। और इसमें पुलिस ड्यूटी, सुरक्षा की ड्यूटी, फ्रिस्किंग की ड्यूटी सब लगा दी गई है। परीक्षा नकल विहीन पारदर्शी तरीके से शुचिता के साथ संपन्न कराया जाएगा। मुजफ्फरनगर की नई मंडी क्षेत्र में गली नंबर 2 के लोगों ने गौशाला से जुड़े व्यक्तियों पर सड़क पर अवैध अतिक्रमण का गंभीर आरोप लगाया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके प्लॉट खरीदते समय 40 फीट चौड़ी सड़क का बैनामा कराया गया था, लेकिन करीब 10 फीट हिस्सा गौशाला की ओर से कब्जा कर लिया गया, जिसके चलते सड़क और नाला निर्माण जैसे विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। आरोप है कि लगभग 10 वर्ष पहले सड़क के हिस्से में दीवार खड़ी कर दी गई थी और अब दोबारा पिलर बनाकर कब्जा बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रुकवा दिया। क्षेत्रवासियों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और साफ कहा है कि उन्हें वही निर्धारित चौड़ा रास्ता वापस चाहिए। श्रीपाल कम से कम ऐसे हो लिया 27 साल, बिल्कुल यहाँ से तार बंदी थी और इसमें रास्ते में बिल्कुल हार्ड जगाड़ खड़े थे, खूब झाड़ खड़े थे। यहाँ से आने जाने का भी रास्ता नहीं था, ऐसे बंद हो रहा था। इन्होंने फिर यहीं से कूड़े पे ही पेड़ है क्यों काट रखा, देख के बताओ, कोई बात नहीं, एक पेड़ काट रखा यहीं से, इसकी सीध में बल्ली जा रही थी, लगी उस पर तार बंदी थी और उससे बाद में इन्होंने दीवार करी। कम से कम हो लिया 20 सब पर हो लिए। हाँ जी, 40 फुटा रोड का अतिक्रमण ही हो रहा है। ये चाह रहे भाई इसकी निष्पक्ष जांच होगा और रास्ता छोड़ा जा। राजेंद्र सिंह रावत आदेश करने के विरोध, ये अतिक्रमण का विरोध है। ये अतिक्रमण रखा 12 फुट रोड दाब रखी कम से कम। अगर कहवे तो 1-2 की सुन दे। अब मेंबर से कहा तो मेंबर ने इसका विरोध करा, 10 आदमी इकट्ठे करे, तब जाकर काम रुकवा। दरोगा जी आए थे परसों, वे काम रुकवा के बाकी मानने ही नहीं, आज फिर चालू कर दिया। अब साहब संस्था की चीज है, संस्था क्या मतलब भाई? भाई संस्था ये थोड़ा कह रही है तुम रोड को बढ़ा लो। ये गौशाला है नई मंडी, अध्यक्ष में है, क्या नाम था उसका अध्यक्ष है भाई? संजय मित्तल। ये तो 10 साल हो गए, पहले यहाँ बाड़ा लगाई और आप देख सकते हो पेड़ आज भी है वो मौजूद, कॉर्नर में बिल्कुल खड़ा। कभी एक तो नाले की दिक्कत है, नाला कहाँ सड़क में ले जाएंगे बीचों बीच। फिर जिनके मकान सामने हैं हम लोगों के, हमें रोड 40 फीट पे जो पैसे लगाए हमने वो 40 फीट के हिसाब से लगाए। अब रोड रहेगा 28 फुट, तो 28 से 40 में बहुत अंतर है, तो उसका विरोध है बस ये। और विरोध क्या विरोध रहेगा इसका, चाहे जाना पड़ो हमें कहीं तक भी। मेरा नाम अंकुर वर्मा है, हमारे 40 फुट के बैना में है, हमारे मकान है यहाँ 2। आगे से रावत जी के प्लॉट से 40 फुट का सड़क का निवारण था यहाँ से। एट प्रेजेंट इन्होंने ये जो दीवार कर रखी आगे कर रखी, पहले यहाँ जब मैंने मकान लिया था, प्लॉट लिया था तो यहाँ लोहे की बाढ़ थी। जब पिताजी ने नाप के लिया तो बाढ़ से नापा था कि 40 फुट हमारा है, हमने नाप लिया सही है, बैनामा करवा लिया। जो बैनामा मकान प्लॉट देखने आए थे तहसील ऑफिस से, उन्होंने नफाई करके बिल्कुल तैयारी करी थी। उसके उपरांत हमने प्लॉट छोड़ दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर बाद में अपना घर चले गए, कई साल हो गए नहीं आ पाए। इस बीच में इन्होंने यहाँ बाढ़ हटा के आगे छोटी दीवार कर दी। हमने आगे अपना घेर बनाया गाय पालने के लिए, तो इन्होंने देखा तो यहाँ रास्ता बहुत छोटा हो रहा, इधर का नापा भैया 40 फुट है। अब मेंबर साहब द्वारा जो नाले का निर्माण कराया जा रहा 40 फुट पे, तो ये आगे तो दिक्कत दे रहा है, 10 फुट आगे रास्ता घेर रखा है इन्होंने। अब इन्होंने दीवार घेर के आधी उधर पिलर डाल के और दीवार करने का कार्य शुरू कर दिया। हमारा विरोध यह है भैया 40 फुट का रास्ता हमारे आगे है, तो हमें 40 फुट नहीं तो 38 फुट दे दो। जो पीछे सीध आ रही है सीध को दे दो, अन्याय ना हो किसी के साथ भी। भैया गौशाला की जमीन है, अभी कल परसों चला था पता, नई मंडी गौशाला की, और इसके अध्यक्ष है संजय मित्तल जी। अभी कोई वार्तालाप नहीं। हाँ, इनके वे है मैनेजर साहब मिश्रा जी, वे आए थे परसों, हमने समझाया था, तो उनका कहना ये होता भैया ये तो ऐसे ही होगी,
हम कल ज्ञापन एसडीएम साहब को भी देखाए और तहसीलदार साहब को भी देखाए। तहसीलदार साहब ने हमें संतुष्ट जवाब दिया, उसे अटैच करके भी दिया और थाने में भी लिखी गई है। अब देखो कार्रवाई क्या होती है, विधिक कार्रवाई क्या होती है। मुजफ्फरनगर में किसानों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। किसानों ने कहा कि बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का मूल्य 500 रुपए प्रति कुंतल किया जाए और बिजली का निजीकरण व स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तुरंत बंद की जाए। किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे भारी नुकसान पर चिंता जताते हुए प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था बनाने की मांग उठाई। साथ ही कृषि यंत्रों व कीटनाशक दवाओं पर 50% सब्सिडी देने की अपील की। किसानों ने ओवरलोड वाहनों पर रोक और गन्ना घटातोली के गृह केंद्रों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की भी मांग की। किसानों का कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। मेरा नाम जिशान कुरैशी, भारतीय किसान यूनियन चौधरी से राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, ऐसा है, आज माननीय डीएम साहब के कार्यालय पे आने का मेन मकसद हमारा ये है कि एक तो गन्ने से जो किसान वंचित है, जो मूल्य रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं है। हमारी कम से कम मांग ये है कि किसान को कम से कम 500 रुपये पर क्विंटल तो मिलना चाहिए, क्योंकि जितनी वो मेहनत करता है उसके हिसाब से उसको गन्ने का कीमत वो नहीं दी जा रही। पत्रकार महोदय, एक चीज बताइए आप हमें, 30 रुपये क्विंटल क्या आप लोगों को वाजिब लगता है? क्या किसान इतना मतलब नीचे चला गया कि सिर्फ 30 रुपये की उसकी मदद हो सकती है? और मदद भी क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार कोई मदद नहीं कर रही है। 30 रुपये पर क्विंटल बढ़ा देना ये कोई किसान के लिए मदद नहीं है। किसान को कम से कम 500 रुपये पर क्विंटल अगर मिलता है तब जाके कहीं उसकी मेहनत और उसकी उजरत जो है तो तब हासिल होती है। उसके साथ में भी परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ में भी बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई, ये दुनिया भर के खर्चे हैं। आप समझ सकते हैं खर्चात कितने होते हैं। सिंचाई को लेके देख लीजिए, आजकल आप जो सिंचाई में दवाइयाँ लगती हैं, पानी लगता है, खाद लगता है, उसमें देखिए कितना हो रहा है। उसकी हमारी सबसे पहली मांग ये है कि उसमें कम से कम 50% का डिस्काउंट होना चाहिए। दूसरी चीज आप देख लीजिए, आजकल सड़क पे कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, उससे क्या किसान का नुकसान नहीं हो रहा? खड़ी खड़ी खेतियां खराब हो जाती है। जो आवारा पशु है वो सरकार ने एक मुहिम चलाई थी कि आवारा पशुओं को पकड़ के गौशाला में या सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए। वो कुछ दिन के लिए चली, आपके टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से भी चली, लेकिन फिर वो रुक गई है। उसका कारण यही है कि जो उनका खर्चा आता रहता सरकार अफोर्ड नहीं कर पाई। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो सरकारी पशु किसान का नुकसान कर रहे हैं, जो उनकी खड़ी खेती खराब कर देते हैं, जल्द से जल्द उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे भेजा जाए, उनके खान पीन की व्यवस्था की जाए। देखिए, निश्चित रूप से आप जानते हैं अगला कदम हमारा धरना प्रदर्शन होगा। हम शांतिपूर्वक कानून के दायरे में रहकर अपना धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी 4-5 मांगे हैं जो हमने मेंशन की है अपने लेटर में। अगर वो हमारी पूरी नहीं होती हमारी डेट के अनुसार, तो उसके बाद में हम डीएम कार्यालय घेरने का काम करें। मुजफ्फरनगर में पटेल नगर की बरखा शर्मा और उनके परिवार ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई। पीड़िता के अनुसार 30 नवंबर को उनके पति और बेटे पर धारदार हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला किया गया, जिसमें पति गंभीर रूप से घायल हुए और बेटे की कोहनी की हड्डी टूट गई। पीड़िता का आरोप है कि घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ दिखाई दे रही है, लेकिन पुलिस फुटेज नहीं ले रही और न ही मुख्य आरोपी विजेंद्र और सुकर्णपाल को गिरफ्तार कर रही है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी लगातार फैसले का दबाव बना रहे हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। पीड़ितों ने एसएसपी से त्वरित गिरफ्तारी और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। भाई जी, मेरा नाम दीपांशु शर्मा है। मैं नई मंडी पटेल नगर में मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। हमारे पिताजी और मेरे पे हमला हुआ है जानलेवा। हमें फोन करके साजिश के तहत बुलाया गया। वहाँ जब मेरे पिताजी पहुँचे तो उनके ऊपर धारदार हथियारों से हमला हुआ और जब मैं उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचा तो सर मुझे भी घेर के मारा गया, नीचे लिटा के मेरे भी लाठी डंडे और हथियारों से मेरे ऊपर जानलेवा हमला करा गया और ये बात कही गई कि इसे जान से मारो, इसके सिर पे मारो। ठीक है जी, मैं बड़ी मुश्किल से वहां से बच बुचा के वापस आया। हमने पुलिस थाने में सीधा, हम वहां से घायल होने के बाद पुलिस थाने में गए, हमने अपना मेडिकल कराया। 3 दिन हो चुके हैं सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। सर हमारे घर में ऊपर 4 दीवारी करा देते, बाउंड्री वॉल करा देते हम, तो उसका थोड़ा मजदूरों ने पानी सड़क पर डाल दिया था, जो कि और लोगों का भी वहाँ है, वहाँ नाली की सुविधा नहीं है, तो इस वजह से सड़क पर पानी आ जाता है। तो उसी बात को लेकर सर थोड़ा सी बात शुरू हुई थी, तो जो उन्होंने अपनी पैजबंदी मार पिटाई से निकाल ली। 5-6 लोग थे सर, ग्रुप मतलब पूरा झुंड था सर, पर मेन तो जो थे 3-4 आदमी थे जो हथियार चला रहे थे सर वहाँ। धर्मेंद्र मंडी का रहने वाला भैया। ये है मकान बन रहा था राम विहार में, हमारा ऊपर की बाउंड्री हो रखी करवा रहे थे,
तो थोड़ा सा पानी सड़क पे पहुंच गया रहे है। तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे जो वादी है बुलाया फ़ोन करके, भाई यहाँ आ जाओ जो है। मैं पहुंचा तो मेरे साथ गाली गलौज करना शुरू कर दे रहे हैं और पीछे से आके उनके लड़के ने मेरे सिर में डंडा मारा। मैं खून खुनारे होते हुए ये हैं, लड़का बचाने आया तो इसको भी मारने की कोशिश थी, इसकी भी हड्डी तो वही सामने के रहने वाले हैं, हमारे थाने में कर दिए भैया, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं जो हमारे घर के बराबर में कैमरा लगा हुआ है उसकी वीडियो ली जाए और उन पर उचित कार्रवाई करें। शामली जनपद के झिंझाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और स्वॉट टीम को बड़ी सफलता मिली जब अंतर्राज्यीय हिस्ट्री शीटर मिथुन उर्फ पीलू मुठभेड़ में ढेर हो गया। इस बदमाश पर शामली से 50,000 और बागपत से 25,000 का इनाम घोषित था, जबकि पुलिस 1 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव भी भेज चुकी थी। पावटी और वेदखेड़ी के जंगलों में घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी कार्रवाई में मिथुन घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मौके से कार्बाइन, पिस्टल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। मुठभेड़ में एक पुलिस जवान भी घायल हुआ, जिसका उपचार जारी है। वहीं एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश में जंगलों में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज शाम को 6 बजे थाना कांदला में एक छोटी छनेती मेरे यहाँ हुई थी और उसको लेके मैंने आदेश किया था कि हमारे सारे क्षेत्राधिकारी हमारे SHO सड़क पर रहेंगे, चेकिंग करवाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में चेकिंग का काम चल रहा था, तभी हमारे स्वाट प्रभारी कुलदीप जी को जानकारी हुई कि हमारे जनपद का मोस्ट वांटेड रिवॉर्डेड बदमाश मिथुन बाबरिया जो बहुत दिनों से फरार चल रहा था, आज वो पावटी कला के जंगल में एक मड़ई में आया हुआ है। अपने साथी के साथ वहाँ पे वो नाश्ता पार्टी कर रहा है। उसमें सूचना पे हमारी स्वाट टीम तत्काल थाना झिंझाना पे आई। वहाँ SHO वीरेंद्र सिंह कसाना को लेकर के उनकी टीम को लेकर वहाँ पे लोग दबिश डाले और बदमाशों ने अचानक पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारा एक सिपाही हरविंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसको हम लोग रेफ़र कराए CHC ऊन के लिए और जहाँ से रेफ़र हुआ जिला अस्पताल शामली के लिए, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। अभी उसकी हालत ठीक चल रही है। बदमाशों की फायरिंग से हमारी पुलिस ने प्रख्यात फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश मिथुन गंभीर रूप से घायल हो गया और एक बदमाश भागने में फरार हो गया। मिथुन को तत्काल हमारी मौके पे मौजूद पुलिस ने CHC ऊन में एडमिट कराया, जहाँ से उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसको रेफ़र किया गया जिला अस्पताल शामली के लिए और जहाँ उसकी मौत हो गई। आपको बता दूं कि ये मिथुन एक बहुत कुख्यात बदमाश है जो जनपद शामली से 3 मामलों में लूट के वांछित चल रहा है और इस पर अब तक ज्ञात लगभग 2 जन मुकदमे हम लोगों को मालूम है। ये है जनपद बागपत से भी वांटेड है। हमारे यहाँ से इस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड पूर्व से घोषित किया गया था। जनपद बागपत से नाम इस पर घोषित किया गया है। 1 लाख रुपये रिवार्ड के लिए हम लोगों ने अलग से इसको प्रस्ताव जोन महोदय के यहाँ भेजा हुआ है और एक साथी इसका और भी है जो बागपत से वांटेड, वो भी इसमें फरार हुआ है। मौके से आपने देखा अभी कि एक प्राइवेटेड बोर की कार्बाइन बरामद हुई है। इसके अलावा एक बरेटा पिस्टल जो मेड इन इटली हो बरामद हुई है। मौके से काफ़ी बड़ी मात्रा में खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इतने साल से लोग इकट्ठे काम कर रहे हैं, दबाव की कोई जरूरत थोड़ी होती है। आपस में हम लोग सब मिलते ही रहते हैं, नाश्ते पे, खाने पे, गपशप लगाने, बात करने, चर्चा करने, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष बात है। जो उनकी वो अपना ओपिनियन होगा। बिहार छोड़ दीजिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है, तो अब उसका जवाब वो देंगे या कोई और देगा, हमें नहीं मालूम। मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों 75 पार कर चुके हैं। दोनों को डर लगता है कि रिटायरमेंट नहीं दूसरा वाला घोषित कर दे, तो अब दोनों ही एक दूसरे को प्रसन्न रखना चाहते हैं। एक ने कही दूसरे ने मानी, यही चल रहा है इनका आपस में। देश को इन दोनों की बातों से कोई मतलब नहीं, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। ऐसा यार एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आज बीजेपी, बंगाल की जो बीजेपी है उसे भी समझ में आ रहा है कि SIR में क्या मुद्दे हैं। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता, हमने इंतजार कर रहे हैं कि इस पे क्या बोलना चाहते हैं। आ ही रहा है, लगातार आ रहा है, अलग अलग जगह से फीडबैक आ रहा है और हम बिहार चुनाव से बहुत पहले SIR पे भी सवाल उठा चुके हैं। कर्नाटका में आपको सबूत के साथ बहुत कुछ बता चुके हैं, महाराष्ट्र में सबूत दे चुके हैं, हरियाणा में सबूत दे चुके हैं और अभी तक कोई जवाब चुनाव आयोग से आया नहीं है। आने दीजिए, तैयारियों के विषय में फिर चर्चा करेंगे। अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हर राज्य की अलग अलग एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि हर राज्य की परिस्थिति अलग अलग। देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि डिज़ास्टर रेडी कंट्री हो, डिज़ास्टर रेडी शहर हो और डिज़ास्टर रेडी स्कूल हो। स्कूल जहाँ पे एट ए टाइम हज़ारों बच्चे होते हैं, किसी भी आपदा की स्थिति में वहाँ पूरी तैयारी होनी चाहिए, लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये कैंपेन जो पूरे देश में चलने वाला है, आज उसकी शुरुआत दिल्ली के स्कूलों से हुई है। ये हमारे लिए खुशी की बात है। डिज़ास्टर रेडी स्कूल एक
बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है और इस दिशा में दिल्ली बहुत सजगता के साथ काम करेगी अपने सभी स्कूलों में और सभी बच्चों को इसके लिए तैयार करेगी। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगेगा और दिल्ली अपने आप में एक ऐसा शहर बनेगा जो आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह सजग रहेगा।